हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का एसए ऑनलाइन सॉल्यूशन में। आज का जो हमारा टॉपिक है, कल हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का फर्स्ट लेक्चर को हम लोग देख चुके हैं। आज हमारा जो ये लेक्चर है ये पार्ट 2 है। इस पार्ट 2 में फर्स्ट वाले को भी थोड़ा सा कवर किया जाएगा और सेकंड वाले को भी मर्ज करके एकदम वन शॉट समझिए कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का एक टॉपिक खत्म होगा। उसके बाद आपका ह्यूमन ब्रेन्स चलेगा। तो इसलिए आज का जो सेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग क्लास में जुड़िए और बिल्कुल क्लास के एंड तक रहिए, क्योंकि एंड तक रहने पर ही आपको पढ़ाई का मजा आएगा और पढ़ाई समझ में भी आएगी कि क्या हो रहा है और क्या पढ़ाई करवाया जा रहा है। ठीक है, तो आई होप आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर अच्छा लगे तब दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा अगर पहली बार आए हो चैनल पे तब। चलिए आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए, जिसका नाम क्या है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो चलिए हम इसको थोड़ा सा कल आप लोगों को बताए थे, अगर आप लोग वो वीडियो देखे होंगे तो पता होगा कंट्रोल का मतलब क्या हुआ। कंट्रोल मतलब हुआ, जैसे मान लीजिए मैं लिख रहा हूं कंट्रोल, तो कंट्रोल लिखकर एल लिखने के बाद मैं स्टॉप हो गया, मेरा हाथ रुक गया कि अब नहीं लिखना है। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे हाथ द्वारा जो कंट्रोल हुआ, मतलब कि रुक जाना, इसे कहते हैं कंट्रोल। एंड कोऑर्डिनेशन, जैसे मैं लिख रहा हूं, माइंड से सोच रहा हूं, आंख से देख रहा हूं, तीनों की क्रियाएं एक साथ हो रही है और ये सभी क्रियाएं एक साथ होकर तालमेल बैठ गया। क्या बैठ गया जी? तालमेल बैठा दिए। तालमेल बैठना, तालमेल स्थापित होना, तालमेल स्थापित होना क्या कहलाता है जी? समन्वय या कोऑर्डिनेशन कहलाता है। तो कंट्रोल क्या है, आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा, और कोऑर्डिनेशन क्या है ये भी समझ में आ गया होगा। ये पिछले लेक्चर में भी मैं आप लोगों को कवर कर दिया था कि कंट्रोल क्या होता है और कोऑर्डिनेशन क्या होता है। ठीक है, चलिए आगे का सेशन हम लोग शुरू करते हैं अब बिना टाइम वेस्ट किए, जिसका नाम है, देखिए हमारे बॉडी के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करवाने के लिए दो चीज है। एक है जिसे कहते हैं हार्मोन, एक है जिसे कहते हैं हार्मोन, और दूसरा होता है जिसे कहते हैं नर्वस सिस्टम। क्या होता है? नर्वस सिस्टम होता है। दो ही चीजें हैं हमारे बॉडी के अंदर, एक है नर्वस सिस्टम और दूसरा है हार्मोन। तो इन दोनों के बारे में बिल्कुल हम लोग समझेंगे कि नर्वस सिस्टम क्या है और हार्मोन क्या है। तो हार्मोन तो एक अलग सा हम लोग का टॉपिक्स है, अभी हम लोग नर्वस सिस्टम समझेंगे। ठीक है, नाम में देखिए सिस्टम जुड़ा है, इसका मतलब हुआ कि हमारे बॉडी के अंदर कोई सिस्टम है, तो कौन कौन सा चीज मिलकर सिस्टम बनाया नर्वस सिस्टम? तो कहिएगा स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड मिला। स्पाइनल कॉर्ड मतलब समझता है बाबू, रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड हुआ। उसी तरह ब्रेन हुआ, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन जिसका नाम है नर्व कहिए तब, या न्यूरॉन कहिए तब। यही तीनों चीज मिलकर नर्वस सिस्टम का निर्माण करती है और इन तीनों चीजों के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे का टॉपिक देखते हैं। आप लोग को समझ में आया नर्वस सिस्टम क्या है बाबू? अगर नर्वस सिस्टम आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो आगे की पॉइंट समझिए बिल्कुल बढ़िया से कि आगे की पॉइंट्स क्या कहती है। ये तो नर्वस सिस्टम हो गया। नर्वस सिस्टम जो हो रहा है ये हमारे बॉडी में इसका निर्माण कैसे हुआ, ये बना कैसे है हमारे शरीर के अंदर? तो इस नर्वस सिस्टम को बनाने वाला सबसे छोटा यूनिट जो है, इस नर्वस सिस्टम को बनाने वाला स्ट्रक्चरल यूनिट, कौन सा? स्ट्रक्चरल यूनिट जो है ये है अपना न्यूरॉन, ये है अपना न्यूरॉन। और आप लोग वो न्यूरॉन को देखे होंगे, अगर नहीं देखे होंगे तो ये चित्र देख लीजिए, यही चित्र अपना न्यूरॉन है। न्यूरॉन को स्ट्रक्चरल यूनिट कहा जाता है नर्वस सिस्टम का। एक मिनट थोड़ा सा रुकिएगा, आई थिंक कॉल आ रहा है, मैं देख लूं। हाँ ठीक है, चलिए स्ट्रक्चरल यूनिट मतलब निर्माण करने वाला। तो नर्वस सिस्टम को बनाने वाला अपना यही न्यूरॉन था। हम ये भी बातें आपको कल बता दिए थे। इसके ये सब पार्ट्स है जो कल वीडियो के रूप में पूरा आप लोगों को दे दिया गया है, मतलब कि पढ़ा दिया गया है। तो अब मैं इसे दोबारा रिपीट उतना डिटेल्स में नहीं करूंगा, पिछले क्लास में पूरा कर दिया गया है। मैं बिना टाइम वेस्ट किए ही आगे की ओर चलता हूं। कल आप लोगों को पढ़ाए थे एक टॉपिक्स बाबू जिसका नाम है रिफ्लेक्स एक्शन। क्या चीज है? रिफ्लेक्स एक्शन। तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? अगर किसी बच्चे को पता हो तो कमेंट में लिख दीजिएगा कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है।
जल्दी से तो आप लोग वीडियो को पहले लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, क्योंकि ये जो सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमारा जो टॉपिक शुरू हो रहा है उसका क्या नाम है? रिफ्लेक्स एक्शन। बिल्कुल डिटेल्स में समझेंगे हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन। हिंदी में इसे क्या कहते हैं? तो हिंदी में कहते हैं प्रतिवर्ती क्रिया। कौन सी क्रिया? प्रतिवर्ती क्रिया। प्रतिवर्ती क्रिया, इसको आप लोग समझिए कि प्रतिवर्ती क्रिया क्या है। रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं इसे। ठीक है बाबू, गौर से समझिएगा। ह्यूमन बींग्स के अंदर यानी हमारे अंदर रिफ्लेक्स एक्शन होता है। हम आपको पढ़ा चुके हैं कि न्यूरॉन जो होता है 3 तरह का होता है। एक होता है जिसे कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन। कौन सा? सेंसरी यानी चालक न्यूरॉन। दूसरा होता है मोटर न्यूरॉन, सॉरी संवेदी न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन का होता है हिंदी चालक न्यूरॉन। उसके बाद मिक्स्ड न्यूरॉन या इंटर न्यूरॉन। मिक्स्ड न्यूरॉन, ये 3 तरह का न्यूरॉन हमारे बॉडी के अंदर है। इन तीनों न्यूरॉन के बारे में कल डिटेल्स कर चुके हैं और उसी डिटेल्स को फिर आज भी थोड़ा सा डिटेल्स रूप में रिफ्लेक्स एक्शन को समझना है, इसीलिए मैं इसे समझा रहा हूं फिर से। ठीक है, देखिए रिफ्लेक्स एक्शन कहते किसे है? तो सडनली अगर कोई एक्टिविटी हुआ, सडनली कोई प्रोसेस होता है ना हमारे बॉडी के अंदर, सडनली कोई भी एक्टिविटी हो जाए तो उस एक्शंस को कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। सडनली अकर्स इन आवर बॉडी एनी टाइप्स ऑफ एक्शन दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। हमारे बॉडी के अंदर कोई भी सडनली एक्शन हो जाए ना, वो रिफ्लेक्स एक्शन हुआ। ठीक है, अचानक कोई क्रिया, अचानक होने वाली क्रिया, अचानक होने वाली क्रिया कौन सी क्रिया कहलाती है बाबू? तो प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। अचानक होने वाली क्रिया कौन सी क्रिया कहलाती है? प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। इस क्रिया का नियंत्रण, पूरा का पूरा कंट्रोलिंग पावर किसको दिया गया है? तो वो आप लोगों को आगे मिलेगा। बस आप लोग इतना समझिए कि रिफ्लेक्स एक्शन अचानक होता है। ये कर कौन रहा है हमारे बॉडी के अंदर? यही लल्ला कर रहा है हमारा। इस लल्ले का नाम क्या है? तो न्यूरॉन। यही न्यूरॉन कर रहा है बाबू। हमारे बॉडी के अंदर रिफ्लेक्स एक्शन को कौन कंट्रोल कर रहा है जी? कौन करवा रहा है हमारे बॉडी के अंदर रिफ्लेक्स एक्शन? प्रोसेस कौन कंप्लीट करवा रहा है? तो वो है न्यूरॉन। ठीक है, तो न्यूरॉन कैसे कैसे काम करता है, चलिए मैं फ्लो चार्ट बनाता हूं, समझिएगा। सबसे पहले स्टिमुली। स्टिमुली का नाम जानते हैं आप लोग? इसे कहते हैं उद्दीपन। क्या कहते हैं बाबू? उद्दीपन। उद्दीपन हो गया। उद्दीपन को ग्रहण करेगा बाबू अपना ग्राही अंग, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिसेप्टर ऑर्गन। रिसेप्टर ऑर्गन, इसे कहते हैं ग्राही अंग। ग्राही अंग। इस ग्राही अंग से सूचना को यानी कि स्टिमुली को एक्सेप्ट किया। कौन एक्सेप्ट करेगा बाबू? तो एक्सेप्ट किया अपना कौन सा न्यूरॉन? तो पहला नंबर सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी हो गया बाबू, सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन। इसी को कहते हैं संवेदी न्यूरॉन। कौन सा न्यूरॉन? संवेदी न्यूरॉन। हिंदी में कहते हैं बाबू संवेदी न्यूरॉन। तो इसी संवेदी न्यूरॉन को, यही संवेदी न्यूरॉन सूचना को ग्रहण किया और लेकर जाएगा किसके पास? स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड या आप कहिए ब्रेन, इसी के पास ले गया। यानी स्पाइनल कॉर्ड का हिंदी क्या होता है बाबू? रीढ़ रज्जु। रीढ़ रज्जु, रीढ़ रज्जु के पास लेकर गया। ब्रेन का इंग्लिश हिंदी क्या होता है? मस्तिष्क। मस्तिष्क, इन दोनों के पास लेकर आया। अब ये दोनों मिलकर, यानी कि जो भी एक हो या दो हो, दोनों मिलकर करेंगे या अकेला कोई एक भी कर सकता है। ये क्या करेगा जी? ऑर्डर देगा। क्या देगा? ऑर्डर। ऑर्डर, ऑर्डर मतलब क्या होता है? आदेश। आदेश दिया गया। आदेश दिया तो उसको कौन न्यूरॉन लेके आएगा? फिर आएगा अपना मोटर न्यूरॉन। कौन न्यूरॉन? मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन का हिंदी क्या होता है बाबू? तो कहिएगा चालक न्यूरॉन। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? चालक। चालक न्यूरॉन। चालक न्यूरॉन सबको दिख रहा है जी? चालक न्यूरॉन। ये चालक न्यूरॉन अब ला कर दे देगा अपना ग्राही अंग को। किसको ला कर दिया? ग्राही अंग को फिर से ला कर दे देगा। और ग्राही अंग का इंग्लिश क्या होता है? रिसेप्टर ऑर्गन। अब रिसेप्टर ऑर्गन फिर जा, रिसेप्टर ऑर्गन बोलेगा बाबू हट जाओ। तो ये अपना एक प्रोसेस था। रिफ्लेक्स एक्शन हुआ कैसे? ये एक फ्लो चार्ट है।
सबसे पहले उद्दीपन। अब चलिए इसी को अपने लोकल लैंग्वेज में समझते हैं या अपने लैंग्वेज में समझते हैं कि वो कौन सा स्टेप है और कैसे बताया गया है इसके बारे में। ठीक है, तो चलिए मैं आपको समझाता हूं इसके बारे में, ध्यान दीजिएगा। जैसे मैं यहाँ पर जी टहल रहा हूँ जी, टहलते टहलते अचानक मेरे पैर के नीचे आ गया कील। क्या आ गया जी? कील। अब ये कील क्या करेगा जी? हमारे बॉडी हम जैसे ही पैर रखेंगे उसके ऊपर ना, वो हल जाएगा कि छोड़ देगा जी? अरे बिल्कुल हल जाएगा बाबू। अब हला ना, तो ये हमारा पैर जो था उस सूचना को, संवेदना को, इंपल्स को, रिस्पॉन्स को क्या करेगा जी? एक्सेप्ट किया। और एक्सेप्ट किया तो वही तो हुआ अपना स्टिमुली, उद्दीपन। अचानक हुआ ना, सडनली हो रहा है तो अचानक हुआ। स्टिमुली को एक्सेप्ट किया कि भाई पैर में हल चुका है। अब इसको, पैर हो गया हमारा ग्राही अंग, रिसेप्टर ऑर्गन जो रिसेप्ट किया। किसको रिसेप्ट करेगा जी? यानी कि किसको एक्सेप्ट किया? स्टिमुली को। तो स्टिमुली को एक्सेप्ट करने वाला ऑर्गन रिसेप्टर ऑर्गन। अब ये रिसेप्टर ऑर्गन से कोई तो होगा जो आदेश कहां तक लाएगा जी? या तो स्पाइनल कॉर्ड या तो ब्रेन। तो लाने के लिए कोई नली होगी, पतली सी नली होगी, उस नली का नाम है सेंसरी न्यूरॉन, संवेदी न्यूरॉन। संवेदी न्यूरॉन लेकर आया और उस सूचना को स्पाइनल कॉर्ड पे दे देगा या ब्रेन के पास दे देगा। अब ब्रेन ऑर्डर देगा, अरे बबुआ हल गया है तो पैर हटाओ, तब आपका पैर जाकर हटेगा। ऐसे ही हट जाएगा? नहीं। अब ये ऑर्डर बनाया कि जल्दी जल्दी हटाओ, ये मतलब कि नेल, ये कील है बाबू, हटाओ पैर। यहां से ऑर्डर को लेकर कौन आएगा? तो अपना चालक यानी मोटर न्यूरॉन। और मोटर न्यूरॉन फिर कहां तक लाएगा? पैर तक। और पैर को आदेश दिया गया है कि हटाओ, तो पैर अपना हट जाएगा। ये प्रोसेस होने में मतलब कि 360 के करीब लगभग इतने की स्पीड में, पर सेकंड की स्पीड में, किलोमीटर की स्पीड में, यानी कि किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड में होता है। सोचिए आप कितना, मैं एक कहूं और आप चल जाए कहां तक जी? दिल्ली के आधे रास्ता तय कर ले। समझ रहा है कितना दूर हो गया है? लगभग इतना की स्पीड में होता है। सोचिए कितना स्पीड हमारे बॉडी के अंदर हो रहा है। आप सोचिए ना, गरम कप आपको देंगे या गरम चाय, पीते ही आपको पता चल गया भाई गरम है, जीभ जल गया। कैसे पता चला जी? अब हमारा वो गर्म गर्म जो है ना, गर्मी, वो गर्मी क्या हो गया? वो गर्मी क्या हुआ जी? उद्दीपन। इसको एक्सेप्ट किया जीभ, जीभ ग्राही अंग। यहां से आदेश लेकर गया संवेदी न्यूरॉन यानी सेंसरी न्यूरॉन, कहां तक? रीढ़ रज्जु तक। रीढ़ रज्जु ऑर्डर दिया, अरे भाई हटाओ, तो वहां आदेश को कौन लाएगा? मोटर न्यूरॉन। और कहां दे देगा? ग्राही अंग के पास। और इस प्रकार अपने बॉडी के अंदर ये रिफ्लेक्स एक्शन कंप्लीट होगा। इस प्रकार अपने बॉडी के अंदर रिफ्लेक्स एक्शन कंप्लीट होगा। तो ये बातें आप लोग समझ गए कि कैसे कैसे हो रहा है। सभी बच्चों को ये बातें समझ में आ गई कि रिफ्लेक्स एक्शन हो कैसे रहा है बॉडी के अंदर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम के व्यू से ये सवाल आता भी है और नहीं भी इंपॉर्टेंट है तो आप लोग पढ़िए, क्योंकि ये एक मतलब समझिए, साइंस क्या है जी? रियलिटी स्टडी है, मतलब रियल स्टडी करवाता है। इसका मतलब वो आपको ये विस्तार रूप से सब चीज पढ़ाएगा, समझाएगा, बताएगा। पढ़ाई का उद्देश्य नहीं पैसा कमाना, पढ़ाई का उद्देश्य क्या होता है कि पढ़ाई का उद्देश्य क्या होता है? समाज में जीने का तरीका सिखाना। समझ में आ रहा है? तो आप लोग ये मत सोचिएगा अरे ये हम लोग के एग्जाम में नहीं पूछेगा, हम इसे क्यों पढ़े, ये बेकार है, ऐसा वैसा, ये सब बिल्कुल नॉनसेंस वाली बात हो गई। ठीक है, वैसा नहीं सोचिएगा जी, बिल्कुल पढ़िए इसको बढ़िया से। तो स्पाइनल कॉर्ड के बारे में हम लोग समझ लिए, रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में। एक और टॉपिक्स आता है, अगर आप लोग को ये फ्लो चार्ट बनाना हो ना तो कॉपी लिए होंगे तो बना लीजिए जी ये। ठीक है, मैं इसे क्लीन करता हूं। अच्छा, एक और चीज आप लोग को पता है, एक होता है, ये तो था रिफ्लेक्स एक्शन, एक होता है रिफ्लेक्स आर्क। आर्क समझते हैं? उस आर्क को समझाते हैं और आपको बताते हैं ये रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है। देखिए जी, हम लोग कहाँ थे? रिफ्लेक्स आर्क के ऊपर। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, एक कॉल आ गया था जरूरी, अटेंड करने लगे थे वो। हम लोग पढ़ रहे थे रिफ्लेक्स आर्क के बारे में। रिफ्लेक्स आर्क, ये आर्क क्या होता है बाबू? इसे ही हम हिंदी में कहते हैं प्रतिवर्ती चाप। प्रतिवर्ती प्रतिवर्ती चाप। प्रतिवर्ती चाप के बारे में बिल्कुल समझना है जी, गौर से ध्यान से बिल्कुल समझिएगा कि प्रतिवर्ती चाप क्या होता है। रिफ्लेक्स एक्शन जिस जिस मार्ग के थ्रू संपन्न होता है ना, जिस जिस रास्ते से, यानी कि हम कुल मिलाकर कहे तो ये एक पाथ है। पाथ मतलब समझते हैं जी, ये एक मार्ग है, कहिए तब, या कहिए यह एक रास्ता है तब, बात एक ही है जी। यह एक रास्ता है,
इस रास्ते से होकर रिफ्लेक्स एक्शन कंप्लीट होता है। रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है ये अपना कंप्लीट होता है इसी रास्ते से, और जिस रास्ते से ये कंप्लीट हो रहा है ना उस रास्ते को ही कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है। ठीक है, तो चलिए आगे की ओर समझते हैं। अब टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन, तो वर्ड से समझिएगा, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, वर्ड से समझिए। ये रिफ्लेक्स एक्शन के प्रकार कितने होते हैं, तो दो तरह के। एक हो गया जिसे कहते हैं सिंपल रिफ्लेक्स एक्शन, जिसे कहते हैं साधारण प्रतिवर्ती क्रिया, साधारण प्रतिवर्ती क्रिया। और दूसरा होता है जिसे कहते हैं उपार्जित या एक्वायर्ड, एक्वायर्ड रिफ्लेक्स एक्शन। ये रिफ्लेक्स एक्शन को ही हम हिंदी में कहते हैं उपार्जित। कैसा? उपार्जित। देखिए दोनों का मतलब समझिए, सिंपल रिफ्लेक्स एक्शन और एक्वायर्ड रिफ्लेक्स एक्शन, ये दोनों का मतलब समझिए। सिंपल रिफ्लेक्स एक्शन वैसा प्रतिवर्ती क्रिया, हमारे बॉडी में कुछ ऐसे रिफ्लेक्स एक्शन होता है, प्रतिवर्ती क्रिया होती है जो जन्मजात होती है। जो कैसा होता है? जन्मजात होती है। तो उस जन्मजात रिफ्लेक्स एक्शन को कहते हैं सिंपल रिफ्लेक्स एक्शन। यानी कि हमारे बॉर्न के समय से, हमारे जन्म के समय से लेकर मृत्यु तक हमारे बॉडी के अंदर कुछ ऐसे रिफ्लेक्स एक्शन है जो मतलब कि जन्मजात है, जन्म के टाइम से ही वरदान मिला है हमें। उस तरह के रिफ्लेक्स एक्शन को सिंपल रिफ्लेक्स कहते हैं। कहिएगा सर ये कैसा है, तो चलिए मैं आपको बताता हूं ये कैसा है। जैसे लार का निकलना, लार का निकलना, अच्छा लार निकलना, खाना देखिएगा ना लार निकलने लगेगा जी, ये लार का निकलना, ये भी एक रिफ्लेक्स एक्शन है। कैसा? सिंपल। जैसे टेस्ट का पता चलना, ये भी रिफ्लेक्स एक्शन है, टेस्ट पता चला। ठीक है, जीवों का जल जाना, अचानक से कोई भी क्रिया जो जन्मजात है, आप नहीं बता रहे। जैसे देखिएगा आप सोए सोए रहते हैं ना, रात को सोइएगा ना तो बिस्तर पर से लगता है आप गिर गए, मतलब गिरने वाले रहते हैं ना, तब तक आपको पता चल जाता है। इसका मतलब क्या हुआ जी कि रिफ्लेक्स एक्शन सोते टाइम भी और जागते टाइम भी हर समय रिफ्लेक्स एक्शन काम करता है। अगर सोते टाइम रिफ्लेक्स एक्शन सो जाता तब आप नीचे गिर जाते और आपको पता भी नहीं चलता। आपका कोई हाथ काट के लेके चल जाता और आपको पता भी नहीं चलता। आपको कोई पीट कर चल जाता और आपको पता भी नहीं चलता कोई पीटा है। तो ये सब रिफ्लेक्स एक्शन हमें बताता है कि भाई ये काम हुआ आपके बॉडी में, अभी आपको कोई पीटा है। ये कैसे पता चला? रिफ्लेक्स एक्शन से। और ये जन्मजात में होता है, जो जन्म के टाइम से हमारे पास है। जैसे मैं आपके पास कोई बॉल फेंकू, बॉल फेंकने से पहले आपकी आंख बंद हो जाती है और हाथ ऊपर उठ जाता है। ये कैसा है? जन्म के टाइम से ही आंख पलकों का खुलना और बंद होना ये जन्मजात है, साधारण प्रतिवर्ती क्रिया। और एक्वायर्ड मतलब उपार्जित, मतलब जो जन्म के पश्चात हो, जो जन्म के पश्चात हो, जो जन्म के पश्चात होता है ना जी, उसको कहते हैं किस तरह का? उपार्जित। जैसे साइकिल चलाना, साइकिल चलाइएगा गिरिएगा जी, तो ऊपर वाले थोड़ी सिखा के आपको भेजा है कि साइकिल चलाना है और गिर जाना है जी। ये जन्म के पश्चात हम लोग सीखे हैं। इस तरह की क्रियाएं कैसी क्रिया होती है जी? उपार्जित। जैसे जीभों का जलना, जीभ का जला, ऊपर वाले थोड़ी बोले हैं कि जीभ जल जाएगा, नहीं, ये आप लोग ये मतलब कि नेचुरली नहीं है, ये जन्म के बाद हम लोग सीखे हैं। टाइपिंग करना, समझ रहा? जो जन्म के बाद हो उसे हम कहेंगे एक्वायर्ड, और जो जन्म के समय से हो उसे हम कहेंगे सिंपल रिफ्लेक्स एक्शन। ये बातें समझ में आ गई सभी को? अगर इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो आप लोग कृपया करके कमेंट कीजिएगा कि यस सर इसमें मुझे ये डाउट है, मैं उस कमेंट का जवाब आपको दूंगा। और मतलब कि आप लोग बिल्कुल बढ़िया से बिल्कुल वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा ना, तो आपको दिखेगा जी और समझ में भी आएगा। ठीक है, देखिए आप लोगों से कहना है, क्या कहना है जी? मुश्किलों से मत भागिएगा जी, मुश्किल से कभी मत भागिएगा। जिंदगी में हर एक समय मुश्किल होता है, हर एक समय मुश्किल है जी। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं तो कभी आप देखे हैं तूफान में क्या होता है जी? जो पेड़ पौधे होते हैं ना, ट्री होता है, पेड़ जो होता है, वो पेड़ क्या करता है जी?
उस तूफान को झेलता है, झेलते टाइम कुछ उसके पत्ते टूट जाते हैं। अब उस दुखी में वो बिल्कुल कमजोर थोड़ी हो जाएगा, अगर फिर तूफान आया फिर भी उसको झेल लेता है। इसका मतलब क्या हुआ, पत्ते टूटते हैं फिर नया जमता है। अगर आपके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, इसका मतलब ये नहीं कि आपका वहां पर खत्म, कहानी वहां से एंड हो गया आपका, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि ऊपर वाले जो भी करते हैं बढ़िया करते हैं, बेहतर के लिए करते हैं, इससे भी बेहतर आपके नसीब में होगा और जो मिलेगा आपको। इसलिए आप लोग धैर्य रखिए। तो ये बातें समझ में आ रही है कि सिंपल रिफ्लेक्स एक्शन और एक्वायर्ड रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है। तो बिल्कुल टाइम वेस्ट किए, आगे की ओर हम लोग चलते हैं। ये सभी चीज समझ में आ गया हो तो आगे की टॉपिक सभी समझ लीजिए थोड़ा सा बिल्कुल बढ़िया से। ये मैं मिटा नहीं रहा हूं जी, इसका चित्र बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है जी, ये वीवीआई क्वेश्चन है फॉर 5 मार्क्स, 5 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में पूछ देता है न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बनाए और उसके नाम को लिखे, इसलिए आप लोग इसका एक चित्र बनाइएगा जी, ठीक है। और नहीं आए तो आप लोग कहिएगा, मैं एक मतलब कि नहीं होता है, आप लोग सीखिएगा बहुत बढ़िया से, बहुत आसान है बनाना। पहले आप लोग शॉर्ट शॉर्ट में ऐसे ऐसे करके बना लीजिएगा, उसके बाद फिर इसको जोड़ दीजिएगा, ऐसे लाइन ला दीजिएगा, समझ रहा है। सबसे पहले ऊपर का स्टार लाइक स्ट्रक्चर बनाइएगा, उसके बाद ये बन जाएगा, आसान है। देखिए इसके बाद आप समझिएगा एक चीज, रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल कौन कर रहा है। हमारे बॉडी में रिफ्लेक्स एक्शन हो रही है तो इसका कंट्रोलिंग पावर किसके पास है, कौन कंट्रोल कर रहा है जी। हमारे बॉडी में रिफ्लेक्स एक्शन हुआ, इसका कंट्रोल किसके पास है, आखिर कौन करेगा इसका नियंत्रण, इसको कंट्रोल करेगा कौन। तो चलिए हम बताते हैं करेगा कौन। करने के लिए हमारे बॉडी में सीएनएस होता है। कहिएगा सर ये सीएनएस क्या है। इस सीएनएस का पूरा नाम है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मैं लिखता हूं, देखिएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है क्या। तो देखिए स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन, ये दोनों का कॉम्बिनेशन, यानी दोनों के कॉम्बिनेशन को ही हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन दोनों एक साथ मिल गया, बन गया अपना सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये दोनों का दोनों किसी ना किसी एक्शन के ऊपर अपना कंट्रोल करेगा। ये दोनों का दोनों क्या करता है, एक्शन को, एक्शन मतलब क्रिया को कंट्रोल करता है जी, कंट्रोल करता है, कंट्रोल कर रहा है जी। तो कंट्रोल करने का जो काम है ये कौन कर रहा है जी, स्पाइनल कॉर्ड भी करेगा, ब्रेन भी करेगा। तो ये कंट्रोलिंग पावर है दोनों के पास, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास, सीएनएस के पास, ठीक है। तो वो सीएनएस के बारे में आप लोग समझ लीजिए। स्पाइनल कॉर्ड जो होता है ना बाबू, स्पाइनल कॉर्ड ये वैसी क्रिया का, देखिए दोनों अलग अलग क्रिया का कंट्रोलिंग करेगा। वैसी क्रिया जिसमें कुछ समझना ना हो, कुछ क्रिया का प्रतिक्रिया, कुछ क्रिया का प्रतिक्रिया बिना किसी समय खर्च किए दिया जाए, देखिए कुछ क्रिया होता है जो हमारे बॉडी के अंदर बिना टाइम वेस्ट किए, बिना टाइम को खर्च किए डायरेक्ट उसका कंट्रोल कर लिया जाए, उस पर कंट्रोल कर लिया जाए। तो वैसी क्रियाओं का कंट्रोल स्पाइनल कॉर्ड करेगा। मान लीजिए पैर कटा, पैर के कटने का आदेश स्पाइनल कॉर्ड के पास जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन को देगा, ब्रेन ऑर्डर देगा स्पाइनल कॉर्ड को, स्पाइनल कॉर्ड देगा फिर रिसेप्टर। समय लगेगा कि नहीं जी, तो समय लगेगा। तो पैर कट गया, खून वगैरह निकल गया, हमको पता चला कल, अरे मेरा पैर कल कट गया था बाबू, हमको पता भी नहीं चला, समझ आ रहा है जी। तो स्पाइनल कॉर्ड ही इसको कंट्रोल कर लेता है। अब आप कुल मिलाकर बता सकते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड किसको कंट्रोल करेगा। तो रिफ्लेक्स एक्शन को जो अचानक हुआ, बिना सोचे समझे आंसर, जैसे मान लीजिए कि आप खेल रहे हैं, पीछे से आपको आकर कोई आपको एक थप्पड़ लगा दे, इसका मतलब क्या हुआ,
आपको अचानक से पीछे से कोई आकर आपको पीट दिया, उस समय देखिएगा बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। आप पीछे देखिएगा ना, गुस्सा ठंडा, अरे ये हमारे दोस्त है जी, ये मेरा दोस्त है, यही दोस्त हमको पीट दिया, और गुस्सा आ जाता है। इसका मतलब हुआ वैसी क्रिया जिसका कंट्रोल बिना सोचे समझे दे दिया जाता हो, उसका कंट्रोलिंग स्पाइनल कॉर्ड के पास है। और जिसको सोचा जाता हो, समझा जाता हो, क्या होगा इसका रिएक्शन कैसे दिया जाएगा, उसका कंट्रोलिंग ब्रेन के पास है। तो कुछ कुछ क्रियाओं का कंट्रोलिंग ब्रेन करता है, कुछ नहीं बहुत का। स्पाइनल कॉर्ड रिफ्लेक्स एक्शन जैसे अचानक होने वाली क्रियाओं का कंट्रोलिंग करता है। आप सोचिए ना, कभी कभी किसी को बोलिएगा ना बाबू, तो उसको बाबू ये करो वो करो, कुछ भी बोलते हैं आप, तो कभी कभी उस बंदे को या उस बच्चे को समझ में नहीं आता है कि ये क्या हो रहा है, मतलब अनजान की तरह वो बिहेव करता है। इसका मतलब उसका ब्रेन वो कंट्रोल कर रहा है और समय लग रहा है उसको करने में, समझ रहा है। जैसे टीचर समझा रहा है, बच्चों को समझ में नहीं आया, इसका मतलब ब्रेन जो है वो स्पाइनल कॉर्ड अगर कंट्रोल करता तुरंत रिएक्शन मिलता। मैं सवाल पूछूं आपसे, आप जवाब बोलो सर एक बार और रिपीट कीजिए क्वेश्चन, इसका मतलब आपका कंट्रोल स्पाइनल कॉर्ड नहीं किया, स्पाइनल कॉर्ड करता तुरंत रिएक्शन, तुरंत आंसर देते, यानी कि सडनली एक्शन का रिएक्शन दे देते, लेकिन ब्रेन किया। ब्रेन करने से हुआ क्या जी, कि ब्रेन जब करेगा तो आपके बॉडी के अंदर ब्रेन जब रिएक्शन को कंट्रोल करेगा, तो आप सोचिएगा, समझिएगा, समय लगेगा, समझ रहा है, आंसर देने में समय लगेगा बच्चों को। तो ये बात तो समझ में आ गया कि CNS क्या होता है और कौन क्या कंट्रोल करता है, समझ में आ गया। अच्छा एक चीज मैं आपसे पूछता हूँ, ये टॉपिक्स आपका खत्म हो गया है, यही था CNS जो बताना था आप लोगों को, कल नहीं बताए थे। आपसे अब कुछ सवाल भी है, सवाल सुनिएगा जी। अगर स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्शन का कंट्रोल ब्रेन करता जी, कौन करता, ब्रेन, तो बताइए क्या होता, सभी रिफ्लेक्स एक्शन का रिएक्शन मिलने में समय लगता कि नहीं, दिक्कत होता जी। इसीलिए सभी का कार्य, अच्छा ऊपर से ब्रेन का अपना लोड अलग है, पूरे बॉडी का कंट्रोल, समझ में आ रहा है। तो इसीलिए ऊपर वाले बोले कि भाई कितना तुमको प्रेशर दे, इसीलिए स्पाइनल कॉर्ड को दे दिए। इसलिए स्पाइनल कॉर्ड को सेकेंड ब्रेन कहते हैं। आवर बॉडी का सेकंड ब्रेन कौन है, तो स्पाइनल कॉर्ड है। ये कंट्रोल कर लेता है जी हमारे बॉडी को पूरा, स्पाइनल कॉर्ड को सेकंड ब्रेन भी कहते हैं। ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई हो, तो चलिए एक और टॉपिक समझ लेते हैं थोड़ा सा। आप लोग एक टॉपिक्स का नाम सुने होंगे आई थिंक, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, बोर्ड के एग्जाम में ये पूछता है सवाल, इसलिए मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, समझ लीजिए बिल्कुल बढ़िया से। वो टॉपिक्स क्या है, उसे कहते हैं, समझिएगा। मैं क्या बोला हूं जी, हाँ वो टॉपिक समझिएगा। सिनेप्स नाम सुना है, सिनेप्स, सिनेप्स क्या है जी, सिनेप्स क्या होता है, जब दो न्यूरॉन एक साथ कंबाइंड होता है, दोनों के जॉइंट पॉइंट जो होता है ना, मान लीजिए ये एक अपना न्यूरॉन है, दूसरा न्यूरॉन आया, तो एंड ऑफ न्यूरॉन का यानी कि अंतिम सिरा यहां से कोई दूसरा जुड़ेगा। तो जब एक न्यूरॉन का लास्ट वाला और दूसरे न्यूरॉन का प्रथम वाला, फर्स्ट वाला, आपस में जिस पॉइंट पर जुड़ता है ना जी, उस पॉइंट को कहते हैं सिनेप्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये एग्जाम के व्यू से VVI क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछता है, कभी कभी 2 मार्क्स में और कभी कभी 1 मार्क्स में भी पूछ देता है कि दो तंत्रिकाओं के मध्य स्थान को या जॉइंट बिंदु को या संधि स्थल को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा उसे हम सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, सिनेप्स कहते हैं। हमारे बॉडी के अंदर कितनी तरह की क्रिया का कंट्रोलिंग, हमारे बॉडी में न्यूरॉन कितने तरह के, आप लोग अब जल्दी से रिवीजन कीजिए। मैं आप लोग को क्या बताया हूं जी, डेंड्राइट क्या होता है, जल्दी से बताओ, अगर वीडियो आप लोग देखे होंगे तो पता होगा। डेंड्राइट क्या होता है, कि न्यूरॉन का सबसे ऊपरी भाग, सबसे ऊपरी भाग जो किसी के संपर्क में ना हो, अकेले हो, उसे कहेंगे डेंड्राइट। जैसे हाथ, हाथ का ये ऊपरी छोर जो है किसी के संपर्क में है जी, कहिएगा सर इसके संपर्क में, अरे तो ऊपरी भाग को क्या कहेंगे जी, तो ऊपरी भाग को डेंड्राइट कहेंगे। डेंड्राइट आगे चल के एक भाग पे ज्वाइंट हुआ, उस भाग को डेंड्रॉन कहेंगे, तो वो बात आपको लिख चुके हैं। और ये स्टार लाइक स्ट्रक्चर साइटोन कहलाता है। अंदर का जो पॉइंट है यानी कि केंद्रक है उसे न्यूक्लियस कहेंगे, ये तो सबको पता है। इससे एक पतली नली निकलती है जिसका नाम क्या हो जाएगा, तो एक्सॉन हो जाएगा। ये एक्सॉन का क्या काम होता है, आदेश को एक से दूसरे न्यूरॉन में भेजना। इसी न्यूरॉन के एक्सॉन पर छोटी छोटी सेल होती है जिसका नाम है स्वान सेल। इस स्वान सेल, दो स्वान सेल के बीच में एक खाली सी जगह होती है जिसे नोड ऑफ रनवियर कहते हैं। इसी स्वान सेल के ऊपर एक पतली सी
लेयर पाई जाती है लाइपोप्रोटीन की, जिसका नाम है क्या नाम है, माइलिन शीथ। एक साइटोन के अंदर लगभग 200 ध्रुमिकाएं होती है, मतलब 200 डेंड्राइट। मानिए कि मेरे एक जॉइंट पर, मैंने ये पूरा स्टार लाइक स्ट्रक्चर, लगभग मेरा कितने उंगली होगा जी, 200। समझ रहे हैं, एक साइटोन में 200 डेंड्राइट निकला रहता है। सोचिए कितना मतलब घना होगा ये, समझ रहा है। और ये जनरली पाया जाता है न्यूरॉन, कहाँ पाया जाता है, ब्रेन में। न्यूरॉन की एक और विचित्र बातें आपको पता होगी, न्यूरॉन का एक और विचित्र बात आपको पता होगा, ये सेल डिवीजन नहीं करता है, सेल डिवीजन नहीं करता है, नॉट अकर्स, इसमें सेल डिवीजन होता ही नहीं है। ये पाया कहाँ जाता है, तो ब्रेन में। इसीलिए ब्रेन पर चोट वगैरह लगता है तो ठीक नहीं होता है, व्यक्ति पागल हो ही जाएगा। ठीक है, तो आपका जो ये सेशन है, ये चैप्टर के बाबू 4 पार्ट्स होंगे। कितने पार्ट्स, 4 पार्ट्स, 4 पार्ट्स में इसको बांटेंगे। चलिए मैं 4 पार्ट्स में इसको बांट के बता रहा हूँ। सबसे पहला पार्ट क्या हो जाएगा, तो सबसे पहला पार्ट हो जाएगा नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम। सेकेंड पार्ट हो गया ब्रेन, सेकेंड पार्ट क्या हो गया बाबू, ब्रेन। थर्ड पार्ट क्या हो जाएगा, थर्ड पार्ट हो जाएगा अपना कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट, पादपों में समन्वय, पादपों में समन्वय। और 4 नंबर का जो टॉपिक्स होगा, यानी ये थर्ड नंबर है, 4 नंबर जो अपना होगा, वो 4 नंबर का क्या नाम होगा, तो हार्मोन। क्या नाम होगा, हार्मोन। तो आप सोचिए 4 टॉपिक्स में, यानी 4 टाइप्स टॉपिक्स में इसको बांट के पढ़ेंगे, जिसका एक टॉपिक्स आपका खत्म हो गया, नर्वस सिस्टम। कल से आप लोगों का ब्रेन चलेगा, और उसके बाद ब्रेन 2 क्लास में खत्म हो जाएगा। आई थिंक मैं एक ही क्लास में इसको कोशिश करूंगा खत्म करने की, और हो भी जाएगा जी। तो कल आपका एक ब्रेन टॉपिक्स खत्म हो जाएगा। उसके बाद कोऑर्डिनेशन इन प्लांट, वो भी एक दिन में खत्म होगा। और हार्मोन जो है, आई थिंक इसके 2 पार्ट्स बनेंगे, तो नर्वस हार्मोन जो है ये भी खत्म हो जाएगा, और आपका ये चैप्टर कुल मिला के खत्म। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, यही 4 टॉपिक्स है। ठीक है, इसी में से सवाल आता है, ब्रेन में से, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट, हार्मोन, और इसमें से, सब में से मिला के बोर्ड एग्जाम में सवाल रहता है। और आप लोगों से कहना है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और कमेंट में हमें बिल्कुल अपना नाम लिखना जरूर लिखना आप लोग, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग कमेंट में क्या मतलब बताना चाहते हैं। कोई गलती हुई हो उसे भी बताइए, लाइटिंग का प्रॉब्लम, किसी भी तरह का आपको कोई दिक्कत हो आप हमें बताइए, हम कोशिश करेंगे उसे सुधार करने की। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ऑल माई स्टूडेंट्स।